अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं क्लास 9th की बायोलॉजी का जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 5 का, वो है मियोसिस। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि सेल डिवीजन की दो टाइप्स है, एक को हम माइटोसिस कहते हैं, दूसरी को हम मियोसिस कहते हैं। माइटोसिस में हमने देखा था कि एक डिप्लॉइड सेल तकसीम होकर अपने जैसे दो डिप्लॉइड सेल बनाता था, जो कि सोमैटिक सेल्स में होती है माइटोसिस। और मियोसिस में क्या होता है कि एक डिप्लॉइड सेल तकसीम होकर चार हिप्लॉइड सेल बनाता है, और जो कि जर्म लाइन सेल में होती है, यानी कि मियोसिस, जिसके नतीजे में गैमीट सेल बनते हैं। मेल में स्पर्म बनते हैं और फीमेल में एग्स बनते हैं। तो आइए चलते हैं, आज आपको मुकम्मल इसकी जो फेजेस है, मुख्तलिफ हालतें हैं, वो भी मैं डायग्राम्स की मदद से क्लियर करूँगा और साथ इसकी इम्पोर्टेंस को भी वाज़ह करूँगा। तो सबसे पहले मैं इसको यूँ डिफ़ाइन करूँगा कि द प्रोसेस बाय विच वन डिप्लॉइड यूकैरियोटिक सेल डिवाइड्स टू जनरेट 4 हिप्लॉइड डॉटर सेल्स, यानी कि वो अमल जिसमें एक डिप्लॉइड यूकैरियोटिक सेल तकसीम होकर 4 हिप्लॉइड डॉटर सेल्स बनाता है। यानी कि नीचे उर्दू में भी आप देख सकते हैं कि वो अमल जिसमें एक यूकैरियोटिक डिप्लॉइड सेल तकसीम होकर 4 हिप्लॉइड डॉटर सेल्स पैदा करता है, इस अमल को हम कहते हैं मियोसिस। अब आपके ज़हन में सवाल आता होगा कि यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल्स का जिक्र किया गया है कि ये उसमें होती है, तो आपके ज़हन में प्रोकैरियोटिक सेल का भी जिक्र आता होगा। तो बिल्कुल ये भी बात वाज़ह करता चलूँ कि मियोसिस का अमल जो है वो यूकैरियोटिक सेल में होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें बाकायदा वाज़ह न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में वाज़ह न्यूक्लियस होता है, इसलिए ये प्रोसेस मियोसिस का जो है यूकैरियोटिक सेल में होता है। अब आपको ये भी क्लियर करता चलूँ कि डिप्लॉइड सेल और हिप्लॉइड सेल में क्या फ़र्क है। ऐसा सेल जिसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो उसको हम डिप्लॉइड सेल कहते हैं और उसको 2n से हम ज़ाहिर करते हैं। और मियोसिस के नतीजे में जो बनने वाले सेल्स होते हैं जिनमें क्रोमोसोम की तादाद हाफ होती है, निसफ होती है, यानी 23 होती है, जिनको हम सिंगल एन से ज़ाहिर करते हैं, इनको हम कहते हैं हिप्लॉइड सेल। माइटोसिस हमारी बॉडी के सेल्स में होती है जिनको हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं, जबकि मियोसिस जो होती है वो हमारे गैमीट सेल के अंदर, गैमीट्स के अंदर होती है। जिस तरह गुनेड्स है मेल और फीमेल के अंदर, मेल के अंदर टेस्टिस है, फीमेल के अंदर ओवरीज है। दोनों में जब मियोसिस होती है तो टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं और ओवरीज में एग्स बनते हैं। तो एग और स्पर्म जो है ये गैमीट सेल कहलाते हैं और ये हिप्लॉइड सेल होते हैं। दोबारा जब ये फ्यूज़ होते हैं तो उससे ज़ाइगोट बनता है और उससे मुकम्मल जानदार के बनने का आगाज़ शुरू हो जाता है, और मुकम्मल जानदार जो है वो फिर दोबारा माइटोसिस के ज़रिए मुकम्मल होता है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले आपको बताते हैं कि मियोसिस के मराहल कितने हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मियोसिस के दो मराहल हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 में क्या होता है कि एक डिप्लॉइड सेल जो है वो तकसीम होकर डिवाइड होकर 2 हिप्लॉइड सेल बनाता है। और मियोसिस 2 में क्या होता है, ये दोनों जो हिप्लॉइड सेल है ये दोबारा डिवीजन के प्रोसेस से गुजरते हैं और हर एक डिप्लॉइड सेल अपने जैसे 2 डिप्लॉइड सेल बनाता है। तो इस तरह 2 सेल मज़ीद डिवाइड होकर 4 हिप्लॉइड सेल बनाते हैं। तो आप शार्टकट यूँ कह सकते हैं कि वो अमल जिसमें एक डिप्लॉइड सेल तकसीम होकर 4 हिप्लॉइड सेल्स बनाता है, इस अमल को हम कहते हैं मियोसिस। मियोसिस की अब मैं हालतों की जानिब फेजिस की तरफ चलता हूँ। तो सबसे पहले इंटरफेज है जिसमें सेल जो है तकसीम होने के लिए तैयारी करता है, और उसमें क्या होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको सेंट्रियूल का एक सेट नज़र आ रहा है, उसके साइडों पे ये एस्टर्स नज़र आ रहे हैं। एस्टर्स और सेंट्रियूल्स को मिला के हम माइटोटिक अपरेटस कहते हैं। तो इंटरफेज में क्योंकि सेल ने तकसीम होने की तैयारी करनी होती है, तो यहाँ से सेंट्रियूल डिवाइड होकर एक सेट एक पोल की तरफ आना शुरू होता है, दूसरा सेट सेंट्रियूल का दूसरे साइड जाना शुरू कर देता है। और न्यूक्लियस नज़र आ रहा है सेंटर में, आपको न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी नज़र आ रहा है, और ये धागानुमा साख्ते यानी क्रोमैटन, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो नेटवर्क लाइक नज़र आ रहे होते हैं, धागानुमा साख्तों पर मुश्तमिल होते हैं, जिनको हम कहते हैं क्रोमैटन या क्रोमैटन मटीरियल। तो ये सेल की इंटरफेज है। अब इसके बाद सेल एंटर होता है प्रोफेज 1 में। प्रोफेज 1 ये 1 से 2 सेल बनेगा तो इसको हम नाम 1 का ही देंगे। जब 2 से 4 बनेंगे उस फेजिस को हम 2 का नाम देंगे, प्रोफेज 2, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज 2, ये हम नाम देंगे। तो प्रोफेज 1 में क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस है ये आस्ता आस्ता टूटना शुरू हो जाता है और न्यूक्लियोलस भी डिसअपीयर हो जाता है और क्रोमोसोम जो होते हैं वो विजिबल हो जाते हैं। क्रोमैटन मटेरियल से अब उनको हम क्रोमोसोम कहेंगे, क्योंकि
वो सिकुड़ जाते हैं और मोटे हो जाते हैं, और स्पिंडल फाइबर भी बन जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे पहुँच चुके हैं और वहाँ पे जाके उन्होंने स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन की है। अब यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो इरेगुलर फॉर्म में पड़े होते हैं स्पिंडल फाइबर के ऊपर, इसको हम बोलते हैं प्रोफेज। अब मियोसिस की जो प्रोफेज 1 है वो डिफरेंट है माइटोसिस की प्रोफेज से, क्योंकि इसके अंदर कुछ जेनेटिक रिकम्बिनेशन यानी क्रॉसिंग ओवर का सिनेप्सिस का प्रोसेस होता है। आइए आपको वो भी थोड़ा सा क्लियर करता चलूँ कि वो क्या होता है। कि आप देखते हैं क्रोमोसोम चाहे मोनोवेलेंट की शक्ल में हो, चाहे बाईवेलेंट की शक्ल में हो, चाहे टेट्राहेड की शक्ल में, उनको हमने कहना क्रोमोसोम ही है। होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे प्रोफेज में टेट्राहेड की फॉर्मेशन होती है। अब टेट्राहेड क्या होता है, क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर की शक्ल में पाए जाते हैं, और दो ऐसे क्रोमोसोम जो शक्ल सूरत और सेंट्रोमेयर की पोजीशन के लिहाज से एक जैसे हों उनको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। दोज क्रोमोसोम्स विच आर इक्वल इन लेंथ एंड सेंट्रोमेरिक पोजीशन दे आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। अब एक डिप्लॉइड सेल के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब उनके जो होमोलोगस पेयर बनेंगे वो 23 बनेंगे। अब क्रोमोसोम आपके ज़हन में आता है, बाज़ बुक्स में आपने देखा है कि वो मोनोवेलेंट की शक्ल में भी मौजूद होता है, बाज़ में बाईवेलेंट की शक्ल में देखा होगा, बाज़ में आपने टेट्राहेड की शक्ल में होता होगा। बेसिकली तो भी हमने बात की कि इंटरफेज में क्रोमोसोम तो एक नेटवर्क लाइक होता है, और जब वो प्रोफेज में एंटर होता है तो उसकी जो डीएनए सिंथेसिस एस फेज में से जब गुजरता है तो डुप्लीकेशन हो जाती है, तो वो अपने आप को बाईवेलेंट की शक्ल में इख्तियार कर लेता है, और इस तरह के बाईवेलेंट बन जाते हैं। उसके बाद जो बाईवेलेंट है वो आपस में यानी होमोलोगस क्रोमोसोम जो वो बाईवेलेंट की शक्ल में होते हैं वो दोनों मिलकर टेट्राहेड बना देते हैं। तो है ये तीनों क्रोमोसोम्स ही हैं। होता क्या है बेसिकली, जब यहाँ पे प्रोफेज में आते हैं तो मैंने यहाँ पे दो कलर में क्रोमोसोम को शो किया, एक ब्लू और एक रेड कलर में। तो यहाँ पे बाईवेलेंट जो है वो 46 होते हैं, याद रखिएगा, और उनके टेट्राहेड बनेंगे 23। अब होगा क्या कि होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के सामने आएंगे और एक दूसरे के साथ कुछ हिस्से अपने अटैच करेंगे। जहाँ पे वो कुछ हिस्से अटैच करेंगे उनको हम कहेंगे यहाँ पे सिनेप्सिस हुई है। सिनेप्सिस के बाद वो एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर, एक राब्ता बनाएंगे जिसको हम क्याज़मेटा कहते हैं, जिसके नतीजे में वो दोनों अपने जीन्स का यानी डीएनए का एक्सचेंज करते हैं, जिसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमाटिड इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। अब सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमाटिड क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बाईवेलेंट क्रोमोसोम है, इसकी जो दोनों क्रोमाटिड है ये एक दूसरे के सिस्टर क्रोमाटिड कहलाते हैं। और अगर यहाँ पे आप देखिए कि ये बाईवेलेंट क्रोमोसोम और एक ये दूसरा है, यानी एक ब्लू है और एक मेरे पास रेड कलर का बाईवेलेंट क्रोमोसोम है। अब यहाँ पे हम देखें तो ब्लू का क्रोमाटिड रेड के लिहाज से नॉन सिस्टर है, तो इसका मतलब है व्हाट आर नॉन सिस्टर क्रोमाटिड, द क्रोमाटिड बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमाटिड। दो क्रोमोसोम्स के जो क्रोमाटिड होते हैं वो एक दूसरे के लिहाज से नॉन सिस्टर क्रोमाटिड कहलाते हैं। उसके बाद ये टेट्राहेड बन चुका। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको टेट्राहेड नज़र आ रहा है। मियोसिस 1 यहाँ पे इसका प्रोफेज 1 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं मेटाफेज की जानिब। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, मेटा मीन मिडल या दरमियान में, फेज का मतलब हालत है, यानी कि ये मियोसिस की 1 की वो हालत है मेटाफेज 1 जिसमें क्रोमोसोम जो होते हैं वो टेट्राहेड की फॉर्म में सेंटर में, यानी कि जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, सेंटर लाइन या मेटाफेज प्लेट भी कहते हैं, उस पे आके अपने आप को अरेंज करते हैं। और सेंटर में ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है इसको इक्वेटर लाइन कहते हैं, जो सेल को दो हिस्सों में आप देख सकते हैं अभी डिवाइड कर रही है। तो मेटाफेज के बाद आप यहाँ पे देखें तो ये इस वक्त जो सेगमेंट का एक्सचेंज हो चुका है। अब आगे हम चलते हैं एनाफेज की तरफ। एनाफेज का मतलब है, एना मीन सेपरेशन, अलहदा होना। ये वो हालत है जिसमें दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने अपने पोल की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। आप दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि ये जो टेट्राहेड होता है वो दरमियान से तकसीम हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेट्राहेड मिला हुआ था, क्रॉसिंग ओवर हुई, जिससे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्रोमोसोम को ये ब्लू कलर नज़र आ रहा है, ये आपको यहाँ पे रेड कलर नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से जब सेंट्रियोल इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं स्पिंडल फाइबर को, वो टूट जाते हैं और क्रोमोसोम का एक सेट एक पोल की तरफ चला जाता है, दूसरा सेट दूसरे पोल की तरफ चला जाता है। तो ये बाईवेलेंट की शक्ल में होता है। टेलोफेज में क्या होता है नेक्स्ट में कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डीएनए जब यानी क्रोमोसोम अपने अपने पोल की तरफ पहुँच चुके होते हैं, उनके गिर्द दोबारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि न्यूक्लियस दोबारा रीअपीयर हो जाता है, दोबारा बन जाता है, और न्यूक्लियोलस भी बन जाता है, और सेल आस्ता आस्ता अंदर को इन्वेजिनेट करना शुरू कर देता है, ऐसे अंदर को धंसना शुरू हो जाता है, जिसके नतीजे में आप देखिए कि दो
न्यूक्लियस अलग-अलग बन चुके हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियस तकसीम हो चुका है, इस अमल को हम कहते हैं कैरियोकिनेसिस, यानी कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकिनेसिस। यहाँ पे कैरियोकिनेसिस मुकम्मल हुई है। अब सेल ने डिवाइड होना है, यानी कि उसके साइटोप्लाज्म ने 2 हिस्सों में डिवाइड होना है। तो इस अमल को, जिसमें साइटोप्लाज्म 2 हिस्सों में तकसीम होता है, जिसके नतीजे में 2 न्यूक्लियाई भी अलग अलग हो जाते हैं, इस अमल को हम कहते हैं कि ये साइटोकिनेसिस है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकिनेसिस। साइटोकिनेसिस के नतीजे में देखें आप 1 से 2 सेल बन चुके हैं, और इनमें यहाँ पे आप देखें टेट्राड की फॉर्म में क्रोमोसोम थे 2, यहाँ पे क्या है वो बाईवेलेंट की शक्ल में, यानी कि यहाँ पे जो 46 क्रोमोसोम थे और उनके होमोलोगस पेयर 23 बने थे, यहाँ पे आप देख लें ये 23 बाईवेलेंट की फॉर्म में है। और ये इन दोनों सेल को हम हिप्लॉइड सेल कहेंगे, यानी कि इनमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अब इनको हम मियोसिस 2 की तरफ लेके चलते हैं, या उसमें से ये गुजरेंगे, जिसके नतीजे में ये 4 हिप्लॉइड सेल बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं दोबारा प्रोफेज 2 आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे इनका जेनेटिक रिकम्बिनेशन हो चुका है, यानी कि इनके जो सेगमेंट का एक्सचेंज हुआ था वो यहाँ पे प्रोफेज 1 में कंप्लीट हो चुका था। अब दोबारा ये उसी प्रोसेस से गुजरेंगे, दोबारा मेटाफेज 2 में आएंगे, तो ये सेंटर यानी इक्वेटर प्लेट या मेटाफेज प्लेट पे अपने आप को अरेंज करेगी, और एनाफेज में ये जो बाईवेलेंट है वो भी टूटना शुरू हो जाएंगे। उनकी दरमियान में ये सेंट्रोमेयर है, जहाँ से स्पिंडल फाइबर अटैच है। इस प्रोटीन को किनेटोकोर प्रोटीन कहते हैं, जो 2 क्रोमाटिड को आपस में जोड़ के रखती है। तो यहाँ से जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी यहाँ से टूट जाएंगे, ये इस तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये स्पिंडल फाइबर, नतीजे में यहाँ से ये एक सेट इधर चला जाएगा क्रोमोसोम का, एक इस साइड पे, दोनों पोल की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से जब टीलोफेज आएगी तो उसमें दोबारा फिर 2 न्यूक्लियस के गिर्द ये क्या यहाँ पे इन्वेजिनेशन होना शुरू हो जाएगी सेल की, सेल अंदर को दुबचना शुरू हो जाएगा, फॉरविंग का प्रोसेस होगा, जिसके नतीजे में ये सेल डिप्लॉइड सेल अपने जैसे 2 डिप्लॉइड सेल बना लेगा, और ये दूसरा जो है ये भी अपने जैसे 2 बना लेगा, यानी कि एट द एंड 4 हिप्लॉइड सेल बनेंगे। आपने अक्सर बुक्स में पढ़ा होगा कि मियोसिस 2 जो है वो जस्ट लाइक माइटोसिस होती है। उसका मतलब ये है कि माइटोसिस में क्या होता है, एक डिप्लॉइड सेल 2 डिप्लॉइड सेल बनाता है, जबकि मियोसिस 2 को हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो 2 हिप्लॉइड सेल है, 2 से जब 4 बनने हैं तो हिप्लॉइड से हिप्लॉइड ही बनने हैं, यानी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनमें है, तो जो 4 बनने वाले उनमें भी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। तो ऐसा सेल जिसमें पेरेंट सेल के मुकाबले में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो, उसको हम कहते हैं हिप्लॉइड सेल या गैमीट सेल। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो 4 एट द एंड आपके सामने हिप्लॉइड सेल बने हैं, इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हर एक में 23 है। अब अगर तो मेल है उसके अंदर मियोसिस हो रही, तो जो गैमीट सेल बनेंगे उनको हम स्पर्म कहते हैं, और अगर फीमेल है उसके अंदर मियोसिस हुई है तो ओवरी के अंदर एग बनेंगे। अब मेल हो या फीमेल हो, स्पर्म हो या एग हो, जब ये दोबारा आपस में फ्यूज़ होंगे गैमीट सेल यानी एग और स्पर्म, तो उसके नतीजे में दोबारा फिर एक डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। इस अमल को हम कहते हैं जिसमें मेल और फीमेल गैमीट्स का मिलाप होता है, इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज कॉल्ड fertilization. As a result of fertilization, a diploid cell is formed, which is called zygote. Zygote goes through a process which is called mitosis and produce a newly born, you can say, embryo that is due to the mitosis, and finally embryo will be converted into adult or complete organism through mitosis, and this process is called development and growth. तो इस तरीके से आप देखते हैं कि स्पर्म और एग मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। स्पर्म और एग दोनों ही डिप्लॉइड सेल होते हैं, जिनके मिलने से दोबारा डिप्लॉइड सेल बनता है, और डिप्लॉइड सेल से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से मुकम्मल जानदार बनता है। तो ये प्रोसेस जो है ये चलता रहता है आगे। अब एक और बात क्लियर करता चलूँ, सम टाइम ये होता है कि ये जो क्रोमोसोम की अलहदगी है एनाफेज में, एनाफेज 1 में देख लें या दूसरी एनाफेज में देख लें, वो सेपरेशन ठीक नहीं होती। ख़ास तौर पे जो एनाफेज 2 है, इसमें जब बाईवेलेंट से मोनोवेलेंट की फॉर्म में क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं तो एक तरफ क्रोमोसोम का ये पूरा सेट ही चला जाता है एक गमीट में, और एक बिल्कुल खाली रह जाता है। जो नॉर्मल होता है उसमें तो 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब जिसमें एक सेट एक्स्ट्रा चला जाएगा उसमें क्रोमोसोम की तादाद कितनी हो जाएगी, 24, और जिसमें बिल्कुल मिस होगा जिस गमीट में, उसमें क्रोमोसोम एक कम होगा, यानी उसमें 22 होंगे। तो होगा क्या, जब एक नॉर्मल 23 क्रोमोसोम वाले गैमीट का मिलाप होगा एक 22 नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले गैमीट के साथ,
तो क्रोमोसोम की तादाद 45 हो जाएगी। या अगर जिसमें एक ज़्यादा गया है तो 23 और 24 जब मिलेंगे, नॉर्मल में तो 23 होते हैं और अब नॉर्मल में अगर 24 आ जाते हैं तो ये 47 वाला जानदार बनेगा। तो ये जो दोनों जानदार हैं 45 और 47 क्रोमोसोम वाले, इनको हम कहते हैं अब नॉर्मल। तो इससे जो जानदार पैदा होगा वो भी अब नॉर्मल होगा। तो ये ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन कि क्रोमोसोम की सही तौर पे अलैदगी जो है एनाफेज 2 के अंदर मियोसिस में अगर ना हो तो उसके नतीजे में अब नॉर्मल गैमीट पैदा होते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इनकी इंपॉर्टेंस की जानिब। तो देखिए नंबर 1 तो इसका हमें फ़ायदा क्या है लाइफ के अंदर अगर हम देखते हैं तो नंबर 1 है मेंटेनेंस ऑफ द क्रोमोसोम नंबर इन द नेक्स्ट जनरेशन। जो अगली नस्ल है उसमें क्रोमोसोम की तादाद दोबारा बहाल हो जाती है। अगर मियोसिस देखिए, अगर हमने बात की है कि एक डिप्लॉइड सेल से 4 हिप्लॉइड सेल बनते हैं और उनमें क्रोमोसोम की तादाद निसफ होती है पेरेंट सेल के मुकाबले में। वो सेल जिसने तकसीम होना होता है उसको हम कहते हैं पेरेंट सेल, उसके नतीजे में जो 4 बनते हैं हिप्लॉइड सेल उनको हम कहते हैं डॉटर सेल। तो अगर डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद हाफ होगी तब ही आगे जो नया जानदार पैदा होगा वो दोबारा 23 और 23 के मिलने से 46 वाला जानदार बनेगा। और अगर म्यूसिस का अमल ही ना हो तो डेफिनेटली गमीट बनेगी नहीं, तो उससे नया जानदार पैदा नहीं होगा। और अगर आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आता हो कि क्रोमोसोम मियोसिस में भी अगर 46 के 46 ही गमीट सेल में रहते तो बताएं अगला जो जाइगोट होगा उसमें तो 92 क्रोमोसोम होंगे नए जानदार में। जब उसमें आगे मियोसिस होगी तो फिर इसका मतलब वो तो 92 डबल होते जाएंगे। एक वक्त आएगा कि इंसानी बॉडी फिर क्रोमोसोम पर मुश्तमिल होगी, ना कि एक मुकम्मल जानदार पर मुश्तमिल होगी। तो इसलिए इसका हाफ होना ये नेचुरल प्रोसेस है क्रोमोसोम की तादाद हिप्लॉइड सेल्स के अंदर यानी गैमीट सेल के अंदर। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें इंपॉर्टेंस की बात तो प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन इन द नेक्स्ट जनरेशन। जो नया जानदार पैदा होता है उसमें तब्दीलियाँ आ जाती हैं, तगय्युरात आ जाते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जानदारों में के अंदर जो मामूली इख्तलाफात या डिफरेंसेस, स्मॉल डिफरेंसेस बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज़ कॉल्ड वेरिएशन। क्योंकि इसकी प्रोफेज 1 में जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है, जिसके नतीजे में नए जीन्स आते हैं। तो नया जानदार जो होता है वो पहले से ज़्यादा बेटर होता है, अपने आप को माहौल के मुताबिक एडजस्ट भी करता है और अपनी नस्ल को आगे भी बढ़ाता है। इसके अलावा बाज़ दफ़ा ये होता है कि इसमें एरर आ जाती है, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि अब नॉर्मल गैमीट बनते हैं जिनसे 47 क्रोमोसोम वाले जानदार बनते हैं। तो इससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमने पढ़ी थी वो माइटोसिस के थ्रू हो रही थी। यहाँ पे ये सारा प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है, यानी कि जो गैमीट मिलते हैं उनका मिलाप होता है, उससे नया जानदार बनता है। तो उम्मीद करूँगा इस सारे टॉपिक की आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी, मियोसिस क्या है, कैसे ये प्रोसेस मुकम्मल होता है। अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर पुट कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद है इसे अपने लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी घर बैठे इस टॉपिक को समझ सकें। और अगर आप चाहते हैं कि डेली बेस पे हमें इस तरह की वीडियो हासिल हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। आपकी राइट साइड पर बेल आइकन का बटन है सब्सक्राइब का, उसे भी सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन भी दबाएं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका तमाम हमें वीडियो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के या आने वाले लेक्चर रिसीव हों तो इस चैनल में ऐड हो जाए सब्सक्राइब करके, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे जा चाहूँगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।